नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले किया था 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, अब देखते हैं 11 तारीख की यानी कि 11 सितंबर 2024 में जो पेपर हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट। 11 सितंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखो, लता मंगेशकर को वर्ष खालिस्तान में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किस वर्ष उन्हें भारत रत्न मिला? सभी बच्चों को पता है किस वर्ष मिला था? सन 2001 में। कब मिला? सन 2001 में। ठीक है, सन 2001 यहाँ फिल कर सकते हो, 2001 में। और इनके साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो लता मंगेशकर की कुछ उपलब्धियां देखते हैं। लता मंगेशकर, ठीक है, उपलब्धियां, जिससे कि आगे वाले पेपर में अगर आपसे पूछे तो आप जवाब दे पाओ। ठीक है, तो देखिए भाई, उन्नीस सौ 99 में इनको पद्म विभूषण, सन 2001 में इनको भारत रत्न, सन 2007 में इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान, 1989 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है, फाल्के पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। ठीक, 25 से ज्यादा भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाने वाली लता मंगेशकर थी। 1929 को इनका जन्म हुआ, 1929 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, एवं सन 2022 को निमोनिया और कोविड के मिक्स लक्षणों के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 30,000 से ज्यादा गाने गाने वाली सबसे सम्माननीय गायिका लता मंगेशकर है। 2001 में इनके अवार्ड के साथ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत रत्न किनको मिला सन 2001 में? इनके साथ साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक। अगर आपसे कोई पूछे कि संगीत के क्षेत्र में सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला, तो 1998 के दौरान एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, इनको मिला। उसके बाद में 1999 में सितार वादक रविशंकर को, ठीक है, तो इन दोनों को भारत रत्न इस समय मिला। ठीक है, भारत रत्न। ठीक, यहां लता मंगेशकर के बारे में पूछा गया था, तो उनके अन्य अवार्ड ये रहे, और किस समय भारत रत्न मिला? 2001 में। ठीक है, ठीक से देख लो। चलो आगे चला जाए। एक बीजपत्रीय पत्तियों में संवहन बंडल के समान आकार का कारण है। क्या कारण है भाई? समानांतर शिराविन्यास। ठीक है, संवहन बंडल क्या होते हैं? संवहन बंडल पौधों में जाइलम एवं फ्लोएम की तरह होते हैं, फ्लोएम की तरह या के समान होते हैं। ठीक है, समान होते हैं। इनका क्या वर्क होता है? पौधों के अन्य भागों में पोषक तत्वों की पूर्ति। ठीक है, एक किसका काम होता है? संवहन मंडल, जैसे कि आपका जाइलम एवं फ्लोएम करते हैं। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हो। और एक समान आकार का क्या कारण इनका? समानांतर शिराविन्यास। किस कारण ये समान होते हैं? संवहन मंडल, समानांतर शिराविन्यास। ठीक है, देख लो इसको। नेक्स्ट देखो,
भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो किसके कारण शुरू किया गया था, किस राज्य में शुरू किया गया था भाई? आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश में। और कब शुरू किया गया था? 1 मई सन 2000 को। ठीक है, कब शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में? 1 मई सन 2000 को। तो आप लगाओगे सेकंड ऑप्शन। किस लिए किया गया था? जल संग्रहण के लिए। किस लिए किया गया था? जल संग्रहण के लिए। इससे क्या फायदा हुआ? भूमि जल का स्तर पता चल जाता है, स्तर पता चल जाता है। ठीक है, चल जाता है कि कितना जल बचा है आखिर भूमिगत कुएं और संग्रहण के लिए जो चीजें यूज होती है तालाब वगैरह। ठीक है, तो भूमि जल का स्तर पता चल जाता है। एवं किस लिए? जल संरक्षण के लिए। जल संरक्षण के लिए इस योजना, जिसका नाम क्या था? नीरू मीरू कार्यक्रम। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। इसका उद्देश्य क्या था? भूमिगत जल का स्तर पता करना और जल संरक्षण, जिससे कि सभी को पीने योग्य पानी मिल सके। ठीक है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण एवं भूमि जल के स्तर में वृद्धि करना। क्या है भाई? वृद्धि करना। ठीक है, और किसने शुरू किया था? 1 मई सन 2000 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को सन 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, तो किससे? पद्म विभूषण से। किससे सम्मानित किया गया था भाई? पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। और साथ में इसके क्या है, इनकी अन्य उपलब्धियां भी देखते हैं हरिप्रसाद चौरसिया की, जिससे कि हम लोगों को आने वाले पेपरों में कुछ फायदा हो सके। हरिप्रसाद चौरसिया, देखते हैं क्या क्या था, आप इनको नोट कर लिया करो। पहला था 1983 में पद्मश्री। क्या है? पद्मश्री। उसके बाद 1988 में संगीत कला अकादमी अवार्ड, संगीत कला अकादमी अवार्ड। ठीक है, उसके बाद 1992 में पद्म भूषण। क्या है? पद्म भूषण। और सन 2000 में क्या है? सन 2000 में पद्म विभूषण। और नोट कर लेना अपनी कॉपी में जिसने नहीं लिख रखा है, जिससे कि आगे हम लोग बता सकें, क्योंकि मैंने इससे पहले कई पेपर्स में लता मंगेशकर के बारे में बताया था। और आप देख लो, लता मंगेशकर का सन 2001 में भारत रत्न का क्वेश्चन आया है। तो इसलिए ये भी जरूरी है और इनको आप नोट कर लो। ठीक है ना, नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? ध्यान रखना, यहाँ पे 1922 का नाम दिया है तो आप पूरा कर दो। 4 फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत का मतलब आज का यूपी है। क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कौन सी घटना घटी थी उत्तर प्रदेश में? गोरखपुर जगह में, गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नाम का स्थान है। चोरा चोरी नाम का स्थान है, नामक स्थान। ठीक है, उसमें असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने, असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी ने शुरू किया था, आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने थाने में आग लगा दी। कौन सा थाना? पुलिस का। क्यों? क्योंकि ये लोग अनशन कर रहे थे और पुलिस ने इन पर डायरेक्ट बंदूक चलाने का ऑर्डर दे दिया था। फिर इन्होंने अपने बचाव के लिए पुलिस थाने में ही आग लगा दी। ठीक है, आग लगा दी। उसके बाद क्या हुआ? 23 पुलिसकर्मी मारे गए। 23 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने दुखी होकर
असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, वापस लिया। ठीक है भाई, इन्होंने क्या किया था 1920 के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया और उस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं देशी संस्थाओं में देशी जो विदेशी द्वारा इधर निर्मित थे स्कूल ऑफिस संस्थान कुछ भी थे उनमें भारतीयों को काम करने से मना करने की बोली, जिससे कि हम खुद अपना स्वशासन ला सके और अपनी चीजों के इस्तेमाल यानी कि स्वदेशी चीजों को अपनाने पर जोर दिया। लेकिन सन 1922 4 फरवरी को असहयोग आंदोलन के कर्ता जो कि गांधी जी ने प्रत्येक गांव में वॉलंटियर बनाए थे, ठीक है, आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाने के लिए, उन वॉलंटियर्स यानी कि उन कार्यकर्ताओं पर अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश पुलिस ने एक अटैक कर दिया, बंदूक मारने का ऑर्डर दे दिया, गोली मारने का ऑर्डर दे दिया। फिर उन्होंने अपने बचाव में क्या किया, उस पुलिस थाने में ही आग लगा दी, जो चौरा चोरी नामक स्थान पर था उस पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें टोटल 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को सन 1922 में वापस ले लिया। ठीक है, तो आप समझ गए। तो कौन सा कांड था, चोरा चोरी कांड। कब हुआ भाई ये चोरा चोरी, 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, पूरी तरीके से समझ लो, देख लो कब हुआ, किस लिए हुआ, इसके एस्पेक्ट क्या निकले असहयोग आंदोलन का वापस होना। ठीक है, क्या हुआ, थाने में आग लगा दी, तो कौन सी घटना है, चोरा चोरी। और कहां पर हुई थी, गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर। और गोरखपुर कहां पर है, उत्तर प्रदेश, जिसको ओल्ड टाइम में क्या बोलते थे, संयुक्त प्रांत। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एलन के नियम से क्या तात्पर्य है, एलन का नियम। ठीक है, पहले तो एलन को देखो, एलन का मतलब क्या है, जो एल एक साइंटिस्ट थे फ्रांसीसी, जो एल असफ एलन। ठीक है, क्या थे, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जीव विज्ञानी। ठीक है, इन्होंने क्या नियम बताया था, इन्होंने आनुवांशिकी के सिद्धांतों के बारे में विविध वर्णन दिया था, जिस तरीके से कि रेगिस्तानी इलाकों में यानी कि जो डेजर्ट है उसमें लोमड़ियों के कान बड़े होते हैं कंपेयर टू ठंडे स्थानों पर पाए जाने वाली लोमड़ी से। ठीक है, यानी कि ठंडे स्थानों पर यानी कि जो कोल्ड है, कोल्ड डेजर्ट्स है, उनमें जो जानवर पाए जाते हैं उनके कान और हाथ पैर छोटे होते हैं, जिससे कि कम से कम ऊष्मा की हानि हो। लेकिन रेगिस्तान में वही कान वगैरह बड़े होते हैं जिससे कि उन्हें पसीना आ सके और उनका बचाव हो सके धूप में। ठीक है, तो यही बताया था। और ये कब होता है, जब कई सारी जनरेशन यानी कि क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी में कई सारे आपका टाइम लग जाए और हम अपनी हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग उसको पकड़ लें। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमारी पूंछ का इस्तेमाल नहीं था तो मनुष्य की पूंछ खत्म हो गई, इसमें कई सर वर्षों का टाइम लगता है, लाखों करोड़ों वर्षों का। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ आपका, अगर देखोगे तो ऑप्शन 4, ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो, क्योंकि ठंडे स्थानों में गर्म रहने के लिए हमें तो ऊष्मा चाहिए ही, और बड़े कान का मतलब है ज्यादा ऊष्मा वेस्ट होना, और बड़े हाथ पैरों का तो छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं। सीधा सा एग्जाम्पल समझो, रेगिस्तान की लोमड़ी के हाथ पैर एवं कान बड़े होते हैं, ये बताया। जबकि जबकि ठंडी जगह की लोमड़ी के हाथ पैर छोटे होते हैं क्योंकि उससे ऊष्मा की हानि कम से कम हो। यही आपका जोएल असफ एलेन का नियम है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखो,
अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों के लिए लगभग मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो कितने मोटे भाई? 1000 परमाणुओं वाली मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल इन्होंने किया था। और भाई अगर देखते हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आप रेडियम को किसी बॉक्स में रखो और सोने की पत्ती को इस तरीके से लगा लो। ठीक है, ये सोने की पत्ती है आपकी, सॉरी सोने की पत्ती नहीं, ये क्या है आपका, जिस पर पॉइंट शो हो सके स्कैटरिंग के लिए। एक किसकी बनी होती है? जेडएनएस की। इसको बोलते हैं फ्लूरोसेंट स्क्रीन। फ्लूरोसेंट स्क्रीन। अगर इस स्क्रीन पर कुछ भी डाला जाएगा तो स्पॉट्स बनेंगे, धब्बे बनेंगे, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी पन्नी, सोने की गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। और ठीक है, और ए इसमें मौजूद परमाणु, ये रहा, और उसके नाभिक में मौजूद पॉजिटिव। जब यहां से अल्फा रेज का प्रकीर्णन होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव पावर है और ए भी पॉजिटिव है, अल्फा का मतलब वो है ट्वाइस H4, यानी कि पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो ये जस्ट वापस आ जाएगी। ठीक है, ये पास से निकल जाएगी, ये पास से निकल जाएगी, ये रेज। इसका मतलब क्या पता चला? रदरफोर्ड ने क्या किया? नाभिक की खोज। क्या किया? नाभिक की खोज। इस मॉडल के बाद क्या निकल के आया? नाभिक की खोज। क्योंकि यहां से जो एक रे यानी कि एक किरण वापस आई थी 180 डिग्री के एंगल पर, उससे पता चला कि कुछ पॉजिटिव मौजूद है, जिसके कारण हमने जो अल्फा पॉजिटिव कण उसकी तरफ भेजे थे वो प्रतिकर्षण बल के कारण वापस आ गए। ठीक है, इससे पता चला बाकी का सारी खाली था, तो वो सब पार करते हुए या कुछ एंगल बनाते हुए निकल गए, बस एक वापस आ गया। तो इससे पता चला कुछ ना कुछ गोल्ड फॉइल में पॉजिटिव मौजूद है, यानी कि आपका पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, यानी कि धनात्मक आवेश है, जिससे रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षित होकर हमारी एक किरण वापस आ गई, और उसी जगह का नाम क्या दिया उन्होंने? नाभिक। परमाणु के नाभिक का। ठीक है, ये बताया। तो वो भाई परमाणु जो फॉइल थी वो कितने एटॉम्स के साथ थी? 1000 एटॉम्स की उन्होंने फॉइल ली थी। ठीक है, यानी कि गोल्ड की पन्नी ली थी इस प्रकीर्णन के लिए। तो इस पूरे को देख लो। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज से संबंधित है? ठीक है, हम यहाँ पर भाई साहब केंद्र की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं राज्य सरकार की। तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि कामकाज से संबंधित है? 166। आर्टिकल 166 राज्य में कामकाज से संबंधित है। अच्छा, राज्य में सबसे ऊपर सर्वोच्च अधिकारी राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक अधिकारी कौन होता है? मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र में कौन होता है सर्वोच्च अधिकारी? राष्ट्रपति, औपचारिक रूप से, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, तो यहाँ केवल अनुच्छेद पूछा था, तो 166 में ये दिया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बारचन या वाखन, क्या बोलते हैं? वाखन, वाखन या बारचन पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं भाई वाखन या बारचन? होते क्या है? अर्धचंद्रीय, अर्धचंद्रीय रेत के टीले जो कि हवा के कारण बनते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे तो कहां मिलेंगे? जैसलमेर के, जैसलमेर के किले के आसपास। ठीक है, आसपास, क्योंकि जो उनकी छाया में है, जहां हवा एक तरफ से गुजरती है, तो वहां अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकार के रेत के टीले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रेत के टीले, रेत के टीले बन जाते हैं। ठीक है, टीले, इनको बोलते हैं आप बारचन या वाखान। तो क्या आंसर होगा आपका? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में ये टीले देखे जाते हैं।
तो हम इनको बता सकते हैं कि भाई बारचन कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में। नेक्स्ट देखो, मई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको दिल्ली का उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया था? तो किनको नियुक्त किया भाई? विनय कुमार सक्सेना को। किसको नियुक्त किया था? यहाँ पर लिख दोगे विनय कुमार सक्सेना। इससे पहले कौन थे? अनिल बैजल। कौन थे? अनिल बैजल, जिनको 2022 में सेवानिवृत्त कर दिया गया। फिर उसके बाद में किसको बैठाया गया? विनय कुमार सक्सेना, यानी कि ऑप्शन 2। इस टाइम पर भी जो दिल्ली के उपराज्यपाल है वो कौन है? विनय कुमार सक्सेना। लेकिन मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली का? दिल्ली का जो नया मुख्यमंत्री है वो कौन है? एक महिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनका नाम ध्यान रखना, जो 2025 में है। 2025 में क्या नाम है उनका? न्यू नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। और इस टाइम पर उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल आपके विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। तो ये भी कोई क्वेश्चन पूछ ले या फिर नया क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ध्यान रखना 2025 में कौन क्या है, ठीक है। ठीक से देख लो। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान में भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? यानी कि किस देश से लिया गया है हमने अपने संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया? किस देश ने हेल्प की? तो ध्यान रखना ब्रिटेन के संविधान ने। किसने? ब्रिटेन के संविधान से हमने कानून बनाने की प्रक्रिया ली है। और देखते हैं क्या क्या लिया है ब्रिटेन से, ठीक है। तो ब्रिटेन से देख लेते हैं भाई, कानून निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया द्विसदन व्यवस्था, लोकसभा राज्यसभा द्विसदन व्यवस्था। व्यवस्था संसदीय तंत्र। संसदीय तंत्र, ठीक है। उसके बाद में एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता का प्रावधान, ठीक है, ये लिया है। अमेरिका से क्या क्या लिया है आपने? राष्ट्रपति की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति एवं उन पर महाभियोग किससे लिया गया है? अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से पूछे तो नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी की थ्योरी कहां से ली गई है? आयरलैंड से। कनाडा के संविधान से क्या लगाया गया है? कनाडा के संविधान से शक्तियां ली गई हैं, ठीक है ना। तो ये सारा आप देख लो, इसमें ब्रिटेन की बात की गई थी तो ये ब्रिटेन के कानून के बारे में, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्द भरे पत्र लिखते थे, ठीक है, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। तो कौन से भाई? जिसने बताया इब्न बतूता। क्या नाम है इनका? इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में देखते हैं थोड़ा। इब्न बतूता अफ्रीकी देश, अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री। कहां से आए थे देश में? मोरक्को का यात्री, ठीक है। किस सम्राट के टाइम पे आए? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आगमन। भारत आगमन, ठीक। कुछ समय के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी बनाया था, शाही काजी, ठीक है। फिर लास्ट में क्योंकि ये उनसे बचते फिरते थे, इन्होंने क्या किया? इब्न बतूता को चाइना में, चीन में राजदूत के रूप में भेजा। तो ठीक है, वो कौन सुल्तान था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी नीतियों के कारण जनता परेशान थी, इसलिए आप शब्द भरे पत्र लिखते थे। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाने की कोशिश की, यानी कि साउथ में, दक्कन में।
उसी में इनके कई सारे लोग मारे गए, तो इनके काफी बेकार के फैसले होते थे, बहुगामी होते थे, यानी कि आप उन्हें समय पर देख सकते हो बाद में, लेकिन उस टाइम पर वो एप्लीकेबल नहीं थे, इसलिए लोग उनको गालियां दिया करते थे और इनको क्या बोलते थे, लंपट मूर्ख, यानी कि किसी काम का राजा नहीं। ठीक है, तो भाई किसने लिखा था, इब्न बतूता ने, जो कि दिल्ली शहर के शहरी काजी बनाए और किस देश से आए थे, मोरक्को से। कहां से आए थे, मोरक्को यानी अफ्रीका से। ठीक है, नेक्स्ट, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 7। कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी। इन 7 खिलाड़ियों में से क्या होता है, 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के। ठीक है, इन 7 खिलाड़ियों में से भी क्या होता है, 5 गेम खेलते हैं, यानी कि कबड्डी खेलते हैं। ठीक है, एवं अन्य 2 रिजर्व रहते हैं। क्या होता है, अन्य 2 रिजर्व रहते हैं। ठीक है, इन 5 खिलाड़ियों में से भी 2 रेडर होते हैं। रेडर का मतलब जो मुंह से कबड्डी कबड्डी बोलते हैं, और दूसरी आक्रामक कर, दूसरी पारी में, यानी कि दूसरे जो सम्मुख इनके प्रतिद्वंदी हैं उनसे उनकी कैडर में घुसते हैं और पॉइंट इकट्ठा करते हैं। एवं 3 डिफेंडर होते हैं। 3 कौन होते हैं, डिफेंडर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 5 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, सबका वास्तविक विवरण है। और एक बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल कबड्डी भी है, कबड्डी ही है। ठीक, भारत अभी तक टोटल 8 मेडल जीत चुका है कबड्डी में। ध्यान रखना, 1980 में इसका टूर्नामेंट शुरू किया गया था। टोटल कितने पदक जीत चुका है भारत अब तक, भारत के पदक कितने, 8 पदक। कब स्टार्ट हुआ भारत में, भारत में नई दिल्ली में 1980 में मैच प्रारंभ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा बेसिक, भारत का काफी अच्छा प्रदर्शन है। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। टोटल कितने होते हैं प्रत्येक पारी में, 7, जिनमें से 5 ही खिलाड़ी गेम खेलते हैं, 2 रिजर्व रहते हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखो, वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया था, जिसकी पहचान चयनित उत्पाद के रूप में कांचीपुरम साड़ियों से होती है। ठीक है, यानी कि उन्होंने जिस जगह का जो फेमस प्रोडक्ट है, जैसे कि नागपुर के संतरे, कांचीपुरम की कांचीपुरम साड़ियां, बनारस की वाराणसी साड़ियां, ठीक है, रेशम की साड़ियां, तो उसी तरीके से इन्होंने शुरू किया था। तो भाई कांचीपुरम कहां पर मौजूद है, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के कांचीपुरम के पास में कौन सा स्टेशन है, चेन्नई सेंट्रल। कौन सा है, चेन्नई सेंट्रल, जिससे इन्होंने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की शुरुआत की थी। तो क्या होगा, ऑप्शन सी, चेन्नई सेंट्रल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, करंट का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करती है। माइक्रो फाइनेंस कौन सा होता है भाई, जैसे कि कोई व्यक्ति बेरोजगार है या फिर कोई व्यक्ति गरीब है जिसकी मेन बैंकों तक पहुंच नहीं है, तो माइक्रो जो फाइनेंस बैंक होती है वो क्या करती है, प्राइवेट लोन का वितरण करती हैं, यानी कि आप उनसे वित्तीय सहायता ले सकते हो। सन 2009 में माइक्रो फाइनेंस को भारत में क्या बोलते हैं, स्टार्टअप मिल गया, यानी कि मंजूरी मिल गई। उसके बाद में इस समय अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस देश में टॉप लेवल का है, जिसके साथ आरबीआई का अनुबंध है। तो देखो किस ऑप्शन में है, देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस ऐसी बैंकिंग सेवा है जो उन बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों के समूह को प्रदान की जाती है जिनके पास अन्य सेवाओं तक कोई पहुंच ना हो। तो कौन सा होगा इसका, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो इसको देख लो, माइक्रो फाइनेंस का सीधा मतलब प्राइवेट बैंक लोन से है, प्राइवेट बैंकों से है, जिसमें आपका वाहन ऋण, यानी कि वाहन के लिए पैसा मिल सकता है,
घर बनाने के लिए पैसा मिल सकता है, बस ब्याज दरें उच्च होती हैं, इसलिए हम लोग किससे लोन लेना पसंद करते हैं? किससे लोन लेना पसंद करते हैं हम लोग? मेन बैंकों से, पीएनबी, एसबीआई, इनके लिए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट चलो, एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, जिसकी आवृत्ति 5 किलो हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, न्यूमेरिकल है, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आवृत्ति दी हुई है, आवृत्ति दी हुई है, यानी कि म्यू कितना है? 5 किलो हर्ट्ज, यानी कि 5000 हर्ट्ज। ठीक, उसके बाद तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कितना दिया हुआ है, यानी कि लैम्डा कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो तो कितना होगा? 6/100 मीटर, ये रहा। ठीक, अब आपको टाइम पूछा गया है, तो सबसे पहले क्योंकि टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? टाइम इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम इक्वल्स टू डी यानी दूरी, डिस्टेंस, डी अपॉन बी। तो बी निकाल लेते हैं, बी इक्वल्स टू क्या होता है? लैम्डा, सॉरी, म्यू इंटू लैम्डा। म्यू कितना था भाई आपका? 5000 हर्ट्ज इंटू लैम्डा 6/1000। तो इसको कट करो, कितना आ गया? 300। कितना आया? 300 मीटर पर सेकेंड। बी आ गया 300 मीटर पर सेकेंड। अब आप टाइम कैलकुलेट कर लो, तो क्या लिखोगे? टी इक्वल्स टू डी अपॉन बी। डिस्टेंस कितना गिवन है भाई? 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1500 मीटर। और आपका टाइम कितना गिवन है? 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर से मीटर कट और ये 5 टाइम्स, तो क्या आ गया? 5 सेकेंड। सो आपका आंसर क्या है? 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? न्यूमेरिकल था नॉर्मल, तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? वेग जो इक्वल्स टू होता है वो आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य के होता है। तरंग दैर्घ्य को बेसिक में कैलकुलेट कर लो, किलो था, किलो का मतलब 1000, एंड सेंटीमीटर था, प्लीज चेंज इन मीटर्स, यानी कि 6/100। देन उसको वेलोसिटी कैलकुलेट करो, वो क्या होता है? म्यू इंटू लैम्डा, इट्स मीन आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, तो उससे वेलोसिटी निकल के आ गया। एंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए टी इक्वल्स टू डी अपॉन बी, इट्स मीन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ क्या बोलते हैं? वेलोसिटी अपॉन वेव। तो भाई वेलोसिटी कितना निकल के आई थी अपनी? 300। और जो टाइम दिया, सॉरी, जो आपकी दूरी दी गई थी वो कितना था? 1500, 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1500 मीटर। तो 5 सेकंड आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 5 सेकंड। और इस सॉल्यूशन को भी उतार लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 1909 के मार्लो मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, 1909 में आपके मार्लो मिंटो ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो कि हिंदू मुस्लिमों में फूट पाड़ने के लिए दिया था। ठीक है, इसमें मुस्लिमों के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी, जिससे कि क्योंकि 1907 में मुस्लिम लीग का पाकिस्तान से विभाजन हो गया था, और मार्लो मिंटो एवं विदेशी कंपनी जो ब्रिटिश शासन था वो इस चीज का फायदा लेना चाहता था, जिससे कि दोनों धर्मों के बीच में गहरी खाई हो जाए। तो ठीक है ना, उन्होंने सुधार दिया। तो देखो भाई, पहले ऑप्शन में इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की, बिल्कुल राइट बात है। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया, बिल्कुल राइट, यानी कि तीनों की तीनों सही है। तो क्या होगा आंसर? ए बी सी। क्या आंसर होगा इसका? ए बी सी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ए मार्ले मिंटो सुधार दिए गए हैं, ए बी सी ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट, तीनों सही थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जब लोग एक वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए
पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन रिसोर्ट्स और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं। इनका मतलब है जैसे कि कोई मौसम आता है, अगर बात करें तो भरतपुर के पक्षी विहार का, ठीक है, तो इसमें सर्दी के समय पक्षियों का प्रवास होता है, उसी दौरान विदेशी टूरिस्ट आते हैं, तो वहां के गार्ड स्पेशली कुछ महीने तक ही सेवा दे पाते हैं, क्योंकि सर्दियों तक ही पक्षी रहते हैं, उस दौरान वो अंडे देते हैं और फिर दोबारा प्रवास के लिए निकल जाते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन। तो उस दौरान की गई जो मेहनत है वो मौसमी हुई, क्या हुई, मौसमी, क्योंकि मौसम आएगा सर्दी का तो पक्षी आएंगे तो वो लोग गार्ड बनेंगे, जिससे कि पैसा अर्न करेंगे। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, जिसमें कोई जो एम्प्लॉय है वो किसी खास मौके पर ही सेवा दे पाता है, यानी कि आय कर पाता है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। इन चार शब्दों में से पहचानना है विच टर्मिनोलॉजी विल नॉट यूज इन क्रिकेट, है ना, ऐसी टर्मिनोलॉजी पहचानिए जो कि क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो भाई नो बॉल, बिल्कुल राइट, नो बॉल क्रिकेट में होती है। वाइड बॉल, बिल्कुल राइट, ठीक है, वाइड बॉल भी होती है। ड्यूस, ड्यूस नहीं होता है, क्या नहीं होता, ड्यूस नहीं होता, ठीक है। विकेट भी होता है। तो ड्यूस किस में होता है, तो देखिए ड्यूस किस में होता है, ड्यूस टेबल टेनिस या टेनिस एंड बैडमिंटन, ठीक है, इसमें ड्यूस वर्ड का यूज होता है। और कब होता है, किन दशाओं में, जब दोनों पारियों के अंक बराबर हों, दोनों खिलाड़ियों के अंक बराबर हों, यानी कि टाई की कंडीशन हो, खिलाड़ियों के अंक बराबर हो एवं जीत के लिए, यानी कि टाई हो, यानी कि गेम टाई कंडीशन में हो, टाई, ठीक है, तब खिलाड़ी को 2 पॉइंट ज्यादा लेने पड़ते हैं, खिलाड़ी को 2 पॉइंट्स, 2 अंक ज्यादा चाहिए विनर बनने के लिए चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्यूस, किसमें यूज होता है, टेनिस और बैडमिंटन के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और किस कंडीशन में, जब दोनों प्लेयर्स के जो पॉइंट्स है वो इक्वल आ जाए एंड विनर को 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, क्योंकि मैच टाई हो जाता है अगर इक्वल पॉइंट्स दोनों के बन जाए, तो उस कंडीशन में वी विल यूज द टर्मिनोलॉजी ड्यूस, ठीक है, ड्यूस हम लोग यूज करेंगे, ये इसका वास्तविक मतलब है, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है। तो भाई कौन सी योजना है जो सक्षम बनाती है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है, उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को, ठीक है, इसमें क्या, बच्चों के मार्क्स कलेक्ट किए जाते हैं और उनसे रिपोर्ट कार्ड्स बनता है, जिससे कि उनको अच्छे तरीके से एजुकेशन के बारे में पता चल सके कि वो किस फ्लो में चल रहे हैं, ठीक है, कम है या ज्यादा है, जिससे कि वो अपनी गतिशीलता को बढ़ा सके। तो कौन सा होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की थी, तो कब की थी, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है, 1954 में, ठीक है। मणिपुर नृत्य अकादमी की शुरुआत 1954 में की थी, जब दिल्ली में संगीत कला अकादमी खोली गई, ठीक है, खोली गई। इसी के साथ में उन्होंने क्या किया, 1954 में
मणिपुर की राजधानी में इम्फाल, मणिपुर की राजधानी में मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1954। तो क्या होगा आंसर? 1954। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट चलते हैं। 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसमें पॉलीजिस्टन सिद्धांत शामिल नहीं था? तो कौन थे भाई? एंटोनी लेवोसिए। ठीक है, एंटोनी लेवोसिए। इन्होंने क्या बतलाया था भाई? इनके काम बहुत सारे थे एंटोनी लेवोसिए के। ठीक है, दहन में आवश्यक ऑक्सीजन के बारे में बताया था कि भाई आग लगाने के लिए आपको 3 चीज चाहिए: ईंधन, ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज की आग बुझानी है तो इन तीनों चीजों में से किसी चीज को कम कर दो, यानी कि आग को बंद करना है तो आप अपोजिट करो। आप जानते हो ना सिलेंडर जिसमें CO2 गैस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन आग लगने में सहायक है, यानी कि दहन में सहायक है, तो CO2 क्या है? आग बुझाने में। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या किया था? और क्या क्या किया? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का नामकरण, यानी कि इन्होंने खोजा था ऑक्सीजन की नामकरण। ठीक है, तो ये भी इन्होंने किया। 2 काम किए थे। दहन में ये बताया कि किस तरीके से ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है अगर किसी चीज में आग लगानी है। विदाउट, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, आप देखते हो गहरी गुफाओं में जाते हो, जहां ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वहां हम लोग आग नहीं लगा सकते। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। तो ये किसने बताया था? एंटोनी लेवोसिए ने। ठीक है, नेक्स्ट चलो। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो भाई महालनोबिस मॉडल किसमें अपनाया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक, अपनाया गया था। एक सफल योजना थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था? सेकंड का महालनोबिस वाले का टाइम क्या गया था? 1966 से 1956 से 61। टोटल जो रखा गया था वो क्या था? 3.1 का लक्ष्य रखा गया था। 3.1 का लक्ष्य मिला कितना था? मिला कितना था भाई? 5 मिला था। ठीक है, डबल सीधा मिला था, 5 मिला था। ठीक, तो सफल योजना थी। सफल योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? मुख्य उद्देश्य की बात करें, मुख्य उद्देश्य तो क्या रखा गया था? औद्योगिकीकरण। ठीक है, उद्योग धंधों का विकास, औद्योगिकीकरण यानी कि उद्योग धंधों का विकास, उद्योग का विकास, इसका उद्देश्य रखा गया था। तो कोई पूछे तो क्या बताओगे? महालनोबिस मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, जिसमें लक्ष्य हम लोगों ने 3.1 रखा था, लेकिन 5 के समथिंग हमको मिला। इसका मेन उद्देश्य उद्योगों का विकास था। किसका विकास? उद्योगों का विकास। जिससे क्या क्या स्टील हुआ भाई? दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई एवं राउरकेला, ये 3 स्टील प्लांट खोले गए। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट यानी कि स्टील कारखानों की शुरुआत, स्टील प्लांट, जिसमें से आपका दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया, भिलाई जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, सबसे बड़ा प्लांट ध्यान रखना, एवं राउरकेला आपका जर्मनी के सहयोग से खोला गया था। तो नेक्स्ट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक बार इसको देख लो। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट। पोष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला अनूठा त्योहार है? पोष मेला।
तो किस में मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। किसमें? वेस्ट बंगाल में। बंगाली कैलेंडर के अनुसार, बंगाली कैलेंडर के अनुसार पौष माह में। किस माह में? पौष में। ठीक है, पौष माह में। ठीक, कहां मनाया जाता है? शांति निकेतन में। शांति निकेतन में। और ये किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित। ठीक है, 3 दिवसीय मेला है। 3 दिवसीय मेला है। इसमें क्या होता है भाई? संगीत, शिल्पकार, बुनकर आदि इधर आते हैं और अपनी चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, 3 दिवसीय मेला है और शांति निकेतन में मनाया जाता है। तो क्या आंसर होगा? वेस्ट बंगाल। देख लो पूरा और नोट भी कर लो अगर ये नेक्स्ट क्लास में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोने और तांबे में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम कौन था भाई? वासुदेव प्रथम। देखो 2 वंश से शामिल है वासुदेव, एक कण्व वंश का संस्थापक और एक कुषाण वंश का लास्ट शासक। तो यहाँ पर सोने की दिनार जारी करने वाला कौन था? कुषाण वंश का शासक। तो क्या होगा? 4th वाला ऑप्शन। ठीक है, इन्होंने अपना पहली बार, क्योंकि ये लोग क्या थे? यवन भारी आक्रमणकर्ता यानी कि विदेशी थे। शासन कहां पर था इनका? बैक्ट्रिया। कहां पर? बैक्ट्रिया, यानी कि आपका पंजाब वाला क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र। ठीक, वहां पर थे। वासुदेव प्रथम क्या थे? लास्ट किंग थे। लास्ट किंग किस वंश के? कुषाण वंश के। और इन्होंने सिक्के चलाए जिसमें नंदी था और इनके हाथ में त्रिशूल भी है। ठीक है, सोने के सिक्के। तो क्या बोलोगे? कुषाण वंश में। ठीक है, ये आपके टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11 तारीख की 3rd शिफ्ट हो चुकी है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, देन प्लीज मेंशन इन योर कमेंट सेक्शन। ठीक है, जिससे कि मुझ तक पहुंच पाए और मैं पता कर पाऊं और आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं। एंड मुझे पूरा लग रहा है कि आप इसका यूज कर रहे होंगे, इन्हें अप्लाई कर रहे होंगे इन योर क्वेश्चन। सो प्लीज एक बार जरूर वीडियो देखा करो, जिससे कि कुछ पॉइंट्स हम लोग रिटर्न कर सके, लिख सके, जो कि हमारे पेपर्स में काफी ज्यादा यूजफुल होंगे। आप नहीं देखोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो, है ना। थैंक यू सो मच।